यूसीसी के बारे में बहुत लोगों को कंफ्यूजन है। कुछ लोगों को लगता है यूसीसी आएगा तो घुसपैठी अपने आप भाग जाएंगे, कुछ लोगों को लगता है यूसीसी आएगा तो धर्मांतरण रुक जाएगा, कुछ लोगों को लगता है यूसीसी आएगा तो जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगा, कुछ लोगों को लगता है यूसीसी आएगा तो चर्च में जाके प्रेयर नहीं कर पाएंगे, कुछ लोगों को लगता है यूसीसी आएगा तो नमाज नहीं पढ़ पाएंगे और अपना त्यौहार नहीं मना पाएंगे। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं, तत्काल लॉ कमीशन का चेयरमैन का पद भरें। लॉ कमीशन इस समय खाली है, चेयरमैन वहां कोई है नहीं, और तत्काल लॉ कमीशन को बोलें कि यूसीसी का ड्राफ्ट बना के पब्लिश कर दें। जब तक यूसीसी का ड्राफ्ट पब्लिश नहीं होगा तब तक कंफ्यूजन बना रहेगा और पॉलिटिकल पार्टियां इसका फायदा उठाती रहेंगी। आज की डेट में चूंकि यूसीसी का कोई ड्राफ्ट नहीं है तो इसके बारे में इतने फर्जी वीडियो वायरल हो रहे हैं। एक फर्जी वीडियो मैंने देखा, उसमें लिखा हुआ है अगर यूसीसी आएगा तो आप नमाज नहीं पढ़ पाओगे, आप अजान नहीं दे पाओगे, आप दाढ़ी नहीं रख पाओगे, अगर यूसीसी आएगा तो आप अपना ईद नहीं मना पाओगे, मुहर्रम नहीं मना पाओगे। एक फर्जी वीडियो वायरल हो गया कि अगर यूसीसी आएगा तो आप संडे को चर्च में प्रेयर नहीं कर पाएंगे, सबको पूजा करना पड़ेगा। एक वीडियो वायरल हो रहा है कि अगर यूसीसी आएगा तो सबका विवाह का तरीका एक हो जाएगा, सबको साथ फेरे लेने पड़ेंगे। इस तरीके जो कन्फ्यूजन फैला हुआ है उसका एक ही तरीका है, तत्काल लॉ कमीशन इसका ड्राफ्ट पब्लिश करे। यूसीसी आने से सबका भोजन एक समान नहीं होगा, क्योंकि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये यूनिफॉर्म फूड कोड नहीं है। यूसीसी आने से सबका ड्रेस एक जैसा नहीं हो जाएगा, सबको एक जैसा कपड़ा नहीं पहनना पड़ेगा, क्योंकि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है, यूनिफॉर्म ड्रेस कोड नहीं है। यूसीसी आने से सबका त्यौहार एक जैसा नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये यूनिफॉर्म फेस्टिवल कोड नहीं है। यूसीसी आने से सबकी भाषा एक जैसी नहीं हो जाएगी, क्योंकि ये यूनिफॉर्म लैंग्वेज कोड भी नहीं है। यूसीसी आने से सबका एक जैसा त्यौहार मनाना पड़ेगा, ऐसा भी नहीं होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म कस्टम कोड नहीं है, यूनिफॉर्म ट्रेडिशन कोड भी नहीं है। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है। शादी विवाह की उम्र एक समान होगी, गुजारा भत्ता का अधिकार सबको मिलेगा, ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स सबके लिए कॉमन होगा, प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स सबके लिए कॉमन होगा, विरासत का अधिकार सबको एक समान होगा, वसीयत का एक अधिकार सबके लिए एक समान होगा, एक पति एक पत्नी का नियम सब पे लागू होगा, हलाला बलात्कार घोषित होगा, मुताह बलात्कार घोषित होगा, मिस्यार बलात्कार घोषित होगा, तहर्रुस बलात्कार घोषित होगा। यूसीसी आएगा तो आप मौखिक रूप से डिवोर्स नहीं दे पाएंगे, सबका डिवोर्स फैमिली कोर्ट में होगा। कूलिंग पीरियड सबका एक समान होगा, अगर 6 महीने कूलिंग पीरियड है तो सबके लिए होगा। ऐसा नहीं होगा कि हिंदू के लिए 6 महीने कूलिंग पीरियड होगा और क्रिश्चियन के लिए 2 साल का कूलिंग पीरियड होगा। आज की डेट में क्रिश्चियन का कूलिंग पीरियड 2 साल का चल रहा है। यूसीसी आने का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि बाल विवाह बंद हो जाएगा, बहुविवाह बंद हो जाएगा, जो विदेशी कुरीतियां चल रही हैं ये बंद हो जाएंगी। जो भारत में कुरीतियां शुरू हुई उनके खिलाफ कानून बने, सती प्रथा के खिलाफ कानून बना, छुआछूत के खिलाफ कानून बना, ऐसे अनेकों कानून बने जो भारत में कुरीतियां शुरू हुई थी। लेकिन जो विदेशी कुरीतियां शुरू हुई भारत में उनके खिलाफ कानून नहीं बना। तलाक, ट्रिपल तलाक खत्म हो गया, तलाक़े हसन, लेकिन तलाक़े हसन नहीं खत्म हुआ, तलाक़े अहसन खत्म नहीं हुआ, तलाक़े बाइन खत्म नहीं हुआ, तलाक़े किनाया खत्म नहीं हुआ। संविधान ये कहता है कि कानून सबके लिए एक होना चाहिए, एक देश एक विधान, और बाद में तो इसमें सेकुलर शब्द भी जोड़ दिया। सेकुलरिज्म का मतलब ही होता है यूनिफॉर्मिटी, एक देश एक कानून, जो कानून हो सबके लिए हो, जो अधिकार हो वो सबके लिए एक समान हो। तो इक्वल सिविल राइट होना चाहिए, इक्वल लीगल राइट होना चाहिए, और वो तभी आ सकता है जब वन नेशन वन लॉ हो। अब वन नेशन वन लॉ के बारे में तभी सामाजिक जागरूकता बढ़ेगी जब उसका ड्राफ्ट सामने आएगा। नहीं तो ओवैसी जैसे लोग अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स के चक्कर में एक गलत धारणाएं फैलाते रहते हैं। राहुल गांधी वोट बैंक के पॉलिटिक्स के चक्कर में एक अलग कहानी बताते रहते हैं। अब कुछ ओवैसी जैसे लोग कहते हैं जी हमको तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है आर्टिकल 25 में, इसलिए आप यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं ला सकते। इतना बड़ा सफ़ेद झूठ बोलते हैं। अरे आर्टिकल 25 धर्म का अधिकार देता है, धर्मांतरण का नहीं। आर्टिकल 25 रीतियों का अधिकार देता है, कुरीतियों का नहीं। आर्टिकल 25 प्रथा का अधिकार देता है, कुप्रथा का नहीं। आप जेंडर जस्टिस कर सकते हैं लेकिन जेंडर इनजस्टिस नहीं कर सकते। आप जेंडर इक्वलिटी का आपको अधिकार है लेकिन महिलाओं के साथ भेदभाव का अधिकार नहीं है। इसलिए कोई नियम कानून जो भेदभाव करता हो संविधान उसकी इजाजत नहीं देता। क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 वाला चल रहा है, उस समय संविधान तो था नहीं, अंग्रेजों ने मनमाने तरीके से बना दिया, उसमें महिला और पुरुष में भेदभाव कर दिया। पारसी के लिए जो चल रहा है 1936 का पारसी मैरिज एक्ट चल रहा है,
उस समय भी देश आज़ाद नहीं हुआ था, अंग्रेजों ने मनमाने तरीके से बना दिया, संविधान था नहीं, तो इसलिए महिला पुरुष को एक समान अधिकार नहीं, माता पिता को एक समान अधिकार नहीं। शरीयत एक्ट अंग्रेजों ने 1937 में बनाया, उस समय भी देश आज़ाद नहीं हुआ था, भारत में संविधान तो था नहीं उस समय। तो उस समय अंग्रेजों ने क्या किया, पति पत्नी को एक समान अधिकार नहीं दिया, भाई बहन को एक समान अधिकार नहीं दिया, माता पिता को एक समान अधिकार नहीं दिया। ये तो जो हिंदू मैरिज एक्ट है जो 1955 में बना, संविधान लागू होने के बाद बना, उसमें इक्वालिटी का ध्यान रखा गया, माता पिता को एक समान अधिकार, भाई बहन को एक समान अधिकार, पति पत्नी को एक समान अधिकार, बेटे बेटी को एक समान अधिकार। और इसी बात को लेकर नेहरू जी में और डॉक्टर अंबेडकर में बहुत विवाद भी हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर का ये कहना था, बाबा साहब अंबेडकर का ये कहना था कि जब भारत में संविधान लागू हो चुका है और आर्टिकल 44 कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 15 कहता है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, 16 कहता है सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी और 44 कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा। तो आप हिंदू मैरिज एक्ट क्यों बना रहे हैं? बाबा साहब अंबेडकर नेहरू जी से यही कह रहे थे कि आप अंग्रेजी कानूनों को खत्म करिए, 1872 का क्रिश्चियन मैरिज एक्ट खत्म करिए, 1936 का पारसी मैरिज एक्ट खत्म करिए, 1937 का शरीयत एक्ट खत्म करिए और एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाइए, उसको लागू कर दीजिए। उस समय लागू बड़े आसानी से हो सकता, कोई विरोध करने वाला नहीं था, क्योंकि उस समय मजहब के आधार पर विभाजन हुआ था। तो उस समय मजहब के आधार पर लोग कानून की मांग भी नहीं कर रहे थे। इसके बावजूद नेहरू जी ने केवल तुष्टीकरण को बढ़ावा देने के लिए, अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए अंग्रेजी कानूनों को खत्म नहीं किया। जो अंग्रेजी पर्सनल लॉ थे, उन 1872 का क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, 1936 का पारसी मैरिज एक्ट, 1937 का शरीयत एक्ट, उसको खत्म नहीं किया। हाँ, हिंदुओं के लिए एक अलग से और हिंदू मैरिज एक्ट बनाया 1955 में। बाबा साहब अम्बेडकर इसी का विरोध कर रहे थे। वो कह रहे थे जब सबके लिए अपना अपना पर्सनल लॉ चलेगा, अपने अपने विधान चलेंगे, तो संविधान किस बात का? संविधान का तो मतलब होता है संविधान, सबके लिए एक समान विधान। और आप बहुविधान चला रहे हो, हिंदू का अलग विधान चला रहे हो, मुस्लिम का अलग विधान चला रहे हो, पारसी का अलग विधान चला रहे हो, ईसाई का अलग विधान चला रहे हो। खैर, बाबा साहब अम्बेडकर ने इस्तीफा दे दिया, नेहरू जी अपनी मनमानी करते रहे और जो नेहरू जी ने मनमानी किया उसको इंदिरा जी ने भी आगे बढ़ाया। उन्होंने भी संविधान का आर्टिकल 44 लागू करने की कोशिश नहीं किया। राजीव गांधी तो उनसे 2 कदम और आगे निकल गए। एक बार सुप्रीम कोर्ट का साहबानों केस में जजमेंट भी आया कि कम से कम गुजारा भत्ता सबको एक समान मिलना चाहिए। उस जजमेंट को बदलने के लिए बाकायदा कानून बना दिया, कानून बना के जजमेंट को पलट दिया। नरसिम्हा राव जी से कोई मतलब ही नहीं था, वो तो अपना माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बना रहे थे, वक्फ एक्ट बना रहे थे और प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना रहे थे। वो भी तुष्टीकरण की चरम सीमा तक गए। मनमोहन जी रहे 10 साल, उनसे कोई लेना देना नहीं, वो तो जामिया को माइनॉरिटी का दर्जा दे रहे थे और भी माइनॉरिटी फिल्म मिनिस्ट्री बना दी है 2006 में, उसके पहले कभी होती नहीं थी, तो वो भी तुष्टीकरण को आगे बढ़ाते रहे। ये पहली बार हुआ है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले से बोला है कि भारत में एक सेकुलर सिविल कोड होना चाहिए, सबके लिए समान अधिकार होना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि बहुत जल्दी इस पर कानून आ जाएगा। लेकिन मैं आग्रह करता हूँ, एकाएक पार्लियामेंट में कानून मत ले आइए, बल्कि आप कानून बना के इसका ड्राफ्ट पब्लिश करा दीजिए। या तो एक जुडिशियल कमीशन बना दीजिए और फटाफट उनको बोलिए 1 महीने के अंदर इसका ड्राफ्ट बना दें। अदरवाइज लॉ कमीशन में चेयरमैन का पद खाली पड़ा हुआ है, मेंबर तो हैं लेकिन चेयरमैन है नहीं वहाँ पे एक चेयरमैन अपॉइंट कर दीजिए। और अमेरिका का सिविल कोड देख लें, सिंगापुर का सिविल कोड देख लें, चाइना का सिविल कोड देख लें, जर्मनी का सिविल कोड देख लें, जापान का सिविल कोड देख लें, दुनिया के कई, फ्रांस का सिविल कोड देख लें। ज़्यादातर दुनिया के देशों में यूनिफॉर्म कॉमन सिविल कोड चलता है, वहाँ का सिविल कोड देख लें। मेरा ये मानना है कि भारत में जो यूसीसी आए वो उसमें उसका नाम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बजाय उसका नाम रखना चाहिए भारतीय नागरिक संहिता, भारतीय नागरिकता संहिता। उसमें 10 चैप्टर रखना चाहिए। चैप्टर 1 एज ऑफ मैरिज, चैप्टर 2 ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, चैप्टर 3 प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स, चैप्टर 5 ग्राउंड्स ऑफ मेंटेनेंस, चैप्टर 6 प्रोसीजर ऑफ मेंटेनेंस। एक चैप्टर विरासत के ऊपर होना चाहिए, एक चैप्टर वसीयत के ऊपर होना चाहिए, एक चैप्टर एडॉप्शन पे होना चाहिए, एक चैप्टर गार्जियनशिप पे होना चाहिए और एक पति एक पत्नी का नियम सबके लिए होना चाहिए। और मेरा ये मानना है एक चैप्टर पेरेंटिंग के लिए भी होना चाहिए, पेरेंट्स केयर के लिए भी होना चाहिए, क्योंकि माता पिता की देखभाल कौन करेगा, कैसे करेगा। और एक चैप्टर होना चाहिए जनसंख्या नियंत्रण के लिए कि हम दो, हमारे दो, सबके दो। और इस यूनिफॉर्म सिविल कोड पे कठोर दंड का प्रावधान होना चाहिए कि जो न माने उसको कम से कम 5 से 10 साल की सजा मिले।